स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। और एक बार फिर से शुरू करते हैं। जो क्लास 5th की एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर्स बच गए थे उन्हीं को मैं आगे बढ़ा के कंप्लीट करना चाहता हूं कि आपको सीटेट में इसका अच्छे से अच्छा लाभ मिल सके। आपने देखा होगा सीटेट के जो प्राइमरी लेवल के एग्ज़ाम में 15 क्वेश्चन तो पेडागॉजी के होते हैं लगभग, लेकिन 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो सीधे सीधे एनसीईआरटी बुक से ही पूछे जाते हैं। आप किसी भी ईयर का अगर पेपर उठाएंगे और एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से पढ़ रखी है तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से संबंधित मिलेंगे। तो आइए इसमें शुरू करते हैं आगे के चैप्टर्स को। यहाँ हम लोगों ने बात करी थी, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका था, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां चैप्टर भी हो चुका था, 8वां चैप्टर भी हो चुका था। और मैंने बताया था कि 8वां चैप्टर आपका जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से क्वेश्चंस पक्का ही पूछे जाते हैं, मतलब हमेशा पूछे ही जाते हैं। आज मैं बात करूंगा 9वें और 10वें चैप्टर की। 2 चैप्टर हैं, इन दोनों चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 10वां चैप्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहले 9वां चैप्टर शुरू करते हैं। डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। एक्चुअली ये कहानी है कुछ लोगों की जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए जाते हैं। उनमें एक नाम है बछेंद्री पाल का भी। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, केवल इतना जानना है कि ग्रुप लीडर की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। जो ग्रुप लीडर होता है या ग्रुप लीडर बनाया जाता है वहाँ पे पर्वत या जो भी है माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई में, तो उसको क्या क्या काम करने पड़ते हैं। ये इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि इससे संबंधित कई बार कई सालों में क्वेश्चन पूछा गया है। अभी जब चैप्टर समाप्त हो जाएगा, जैसा कि मैं करवाता हूँ चैप्टर के लास्ट में, जब भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को मैं करवाऊँगा। तो ग्रुप लीडर की जो बातें बताई गई थी उनमें क्या है, बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना। ग्रुप लीडर मदद करता है बाकी लोगों का सामान उठाने में। पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना। जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना। रुकने के लिए जगह ढूंढना। बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना। सबके खाने पीने का इंतज़ाम करना। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सज़ा भुगतने को तैयार रहना। मैं समझ गई कि यहाँ का अनुशासन अपने आप में अलग ही है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सज़ा है या मज़ा। तो ये आपको ग्रुप लीडर की विशेषताएं ध्यान में रखनी हैं। इन्हीं से संबंधित ध्यान में क्या रखनी है, आपको एकदम रट लेनी है। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये कहानी है इन्हीं सब लोगों की जो लोग भी अपना इस टूर पे आए हुए थे। तो नदी पार करना, इसमें कुछ शब्दों को आपको ध्यान में रखना है। जैसे ट्रैकिंग मतलब चढ़ने के बाद नदी के पास थे। नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक मोटा मजबूत रस्सा बंधा था। इसे दोनों किनारों पर बड़े बड़े पिट ऑन, जैसे पिट ऑन आप याद रखिए कि पिट ऑन किस चीज़ को कहते हैं। तो पिट ऑन खूंटों को कहते हैं। और इसके बाद इसमें कुछ नहीं है, सब लोग नदी पार कर लेते हैं। इसके बाद इसके आगे भी कुछ खास है नहीं, नदी पार करना ही सबके लिए बताया गया है। रॉक क्लाइंबिंग, चट्टानों पर चढ़ना, तो इसको ध्यान में रखना है। रॉक क्लाइंबिंग किसको कहते हैं, चट्टानों पर चढ़ने को कहते हैं। यहाँ भी उतना कुछ खास है नहीं क्वेश्चन लाए, तो आप चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं पॉज करके, लेकिन मैं आपको आगे की चीज़ें बताता हूँ जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे आज मेरा मन पीछे हटने को नहीं था। मैं लाइन में सबसे आगे खड़ी थी, तभी हमारे प्रशिक्षक ने कमर पर रस्सी बांधी, स्लिंज डाला। स्लिंज एक तरह का हुक होता है। स्लिंज डाला और नीचे लटकता मोटा रस्सा पकड़कर चट्टान पर
चढ़ना शुरू किया। मुझे लगा वे चट्टान पर दौड़ रहे थे। मैंने भी स्लिंग डालकर चट्टान पर पैर बढ़ाया, लेकिन पैर बढ़ाते ही मैं फिसली और उस रस्से से झूलने लगी। 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चलो, आवाज़ आई। कमर सीधी रखो, आगे मत झुको। तो 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ता है। यहाँ पे एक बिंदु आपको और याद रखना है। मैं एक बार फिर चढ़ी। चट्टान को ज़मीन मानकर मैं उस पर सीधी चढ़ने लगी। अभी वापस उतरना बाकी था, जिसे पर्वतारोहण की भाषा में रैपलिंग कहते हैं। तो नीचे उतरने को रैपलिंग कहा जाता है। कैंप का आखिरी दिन। तो कैंप फायर का मतलब होता है लोग आग जला के रात में और लास्ट दिन एंजॉय करते हैं, चारों तरफ बैठ के खाना पीना, गाना बजाना, ये सारी चीज़ें, चुटकुले, हंसी मजाक, ये सब कैंप फायर में होता है। इसके बाद कुछ इस पेज में जानने लायक चीज़ें हैं। उनमें से एक चीज़ जो है वो ये है, 1984 में बछेंद्री को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया था। ठीक है, अब इस पेज में आपको जानने लायक जो है वो ये है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि बछेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसका नेपाली भाषा में नाम सागर माथा है, पर कदम रखा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 8900 मीटर इसमें लिखा हुआ है, और कहीं कहीं पर आपको 8848 मीटर भी मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है, 8900 मीटर हो या फिर 8848 मीटर। तो ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है और इसका नाम नेपाली भाषा में क्या है, सागर माथा है। यहाँ पे एक बिंदु आपको जो याद रखना है वो ये है, इस सेंटेंस को आपको याद रखना है। बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। ठीक है, बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। तो ये था चैप्टर। इसमें केवल इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चंस आप देख लीजिए। माउंट एवरेस्ट एक भाग है, तो माउंट एवरेस्ट किसका भाग है, ये नेपाल का भाग है। और जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में। इसके अलावा एक ये क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कर्तव्यों उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना। इसके बाद ई है, रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों का उपयुक्त में से चयन कीजिए। तो अभी आपने पढ़ा ग्रुप लीडर की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप पीछे जाके फिर से देख लीजिए। ए है अन्य लोगों का सामान, तो एक तो ये सही है, अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, तो ये तो गलत है। ग्रुप लीडर पीछे चलता है, बाकी सब आगे चलते हैं। जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, तो रुकने जैसा कुछ उसमें बताया नहीं गया है। इसके बाद साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, तो ये भी सही है। रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, ये भी सही है। तो आपके जो ऑप्शन सही हैं ए, डी और ई। एक बार फिर से आप पढ़ लीजिएगा जाके पीछे। माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। यह जम्मू और कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। यह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है। यह तिब्बत का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है। तो आपको पता होगा, अभी अभी आपने देखा है,
यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोलती इमारतें 10वां चैप्टर है। पहुँचे गोलकोंडा। गोलकोंडा आपको पता ही होगा, हैदराबाद में है। आखिरकार आज हम दीदी के साथ चल ही पड़े गोलकोंडा के लिए। दीदी इतिहास पढ़ती हैं और हमें उनके साथ इमारतें देखना बड़ा मज़ा आता है। शैलजा, अरे बाप रे, कितना बड़ा दिखता है यह किला। तो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विशाल है और बहुत ही खूबसूरत है वाकई में। कल्याणी, अरे यह दरवाज़ा भी तो देखो। तो ये तो बच्चों की कहानियाँ हैं, अपना घूमने गए हैं तो अपने हिसाब से बातचीत हो रही है। तो जहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ फ़िलहाल ऐसा कुछ है नहीं। आप पढ़ना चाहें तो बच्चों के बीच में जो कन्वर्सेशन हो रही है उसको आप पढ़ सकते हैं। सुल्तान का महल, ये सीढ़ियाँ तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। शैलजा, उस ज़माने में भी 2 मंजिला इमारतें थीं। कल्याणी, अब तो यह टूटी फूटी हालत में है, लेकिन अंदाज़ा तो होता है कि इसमें कितने बड़े बड़े हॉल और कमरे होंगे। श्रीधर, और यह देखो दीवारों पर कितना बारीक और खूबसूरत नक्काशी की गई है। कल्याणी, एक छत पर हमने फव्वारे जैसा भी तो देखा था। दीदी, हाँ, इस किले में कई बड़े बड़े टैंक और फव्वारे हैं जिनमें हर समय पानी चलता रहता है। वाह, उस ज़माने में इंजीनियरिंग। सोचो, आज भी इंजीनियरिंग जब मकान बनाते हैं तो कई जगह बरसातों में सीलन आ जाती है। यहाँ तो छत पर पानी के फव्वारे चलते थे, तब भी इमारतें कितनी समझ से बनाई गई थी। सोचें कि 500 साल पहले लोग कैसे रहते थे। दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं, जैसे पानी इतनी ऊंचाई पर कैसे चढ़ता होगा, तुम भी अनुमान लगाओ। तो वाकई में बहुत ऊंचा है, देख के हैरानी होती है कि इतनी ऊंचाई पर पानी कैसे चढ़ाया जाता रहा होगा। अब यहाँ पर भी वैसा कुछ है नहीं, एक नक्शा दिया गया है और नक्शे में केवल उसी गोलकोंडा फोर्ट में कहाँ पे क्या है उसके बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको जाननी है। हम बातें कर ही रहे थे कि श्रीधर ने तोप दिखाने के लिए हमें आवाज़ दी। तोप को देखने की उत्सुकता में हम सब भी तेज़ी से वहाँ पहुँचे। शैलजा, यह तोप तो कुतुब शाही सुल्तान की ही होगी। तो गोलकोंडा फोर्ट में कुछ शासन कुतुब शाही शासकों का भी कुछ टाइम तक रहा था। दीदी, तोप का इस्तेमाल औरंगजेब ने किया था, जानते हो। औरंगजेब बादशाह की पूरी फौज बंदूकों और तोपों के साथ यहाँ हमला करने आई थी, पर वह किले में घुस ही नहीं पाई। उसकी पूरी सेना 8 महीनों तक बाहर ही बैठी रही। शैलजा, दिल्ली से इतनी दूर यहाँ तक फौज तोपों के साथ क्यों आई होगी। दीदी, बादशाह हो या राजा, सभी का यही खेल था, अपना राज फैला सके, छोटे छोटे राजाओं और सुल्तानों से अपना रिश्ता जोड़ सकें और उन्हें अपने इलाके में शामिल कर सकें। इसके लिए कभी भी दोस्ती और चापलूसी से काम चलाते थे, कभी परिवार में शादी कराकर या फिर हमला करके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जानने लायक हैं। इसके बाद यहाँ भी बच्चों की बात ही हो रही हैं और इसमें यहाँ भी कुछ खास है नहीं। आप चाहें तो पाठ अगर पूरा पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। श्रीधर ने किले में जो तोप देखी थी वह कांसे की बनी थी। हाँ, इसको आप जान सकते हैं। कांसा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कांसे से संबंधित सीटेट में मुझे लग रहा है हर दूसरे साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कांसे की चीज़ें हजारों साल पहले से आदिवासी बनाते आए हैं। आज भी सोचकर हैरानी होती है कि गहरी खानों में से तांबा और टिन कैसे निकालते, पिघलाते होंगे, फिर कैसे उनसे सुंदर सुंदर चीज़ें बनाते होंगे। तुम्हारे घर में या आसपास कांसे की कौन कौन सी चीज़ें थीं या आज भी हैं, रंग से पहचानने की कोशिश करो कि कौन सी चीज़ तांबे की, पीतल की और कांसे की बनी है। तो ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो तांबा और टिन लिखा हुआ है, जो कांसा बनता है वो इन्हीं 2 धातुओं के मिलने से बनता है, तांबा और टिन के मिलने से बनता है।
इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि कांसा किन किन धातुओं से मिलकर बनता है। तो तांबा और टिन से मिलकर कांसा बनता है। अब इसके बाद दीदी हमसे राजा के महल में एक जगह खड़े रहने के लिए कहकर खुद फतेह दरवाजे पर चली गईं। कुछ देर बाद दीदी की आवाज़ आई, होशियार, मैं सुल्तान अबुल हसन हूँ। मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। हमें बहुत हंसी आई, लेकिन हम हैरान भी थे कि दीदी की आवाज़ इतनी दूर तक पहुँची कैसे। बाद में उन्होंने बताया कि फतेह दरवाजे पर खड़े होकर कुछ भी बोलें तो राजा के महल में यहाँ सुनाई देता है। तो इस तरह की तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद है पानी का इंतज़ाम कैसे होता था। तो यह चित्र उस ज़माने की बहुत पुरानी पेंटिंग को देखकर बनाया गया है। सोचो बैलों का इस्तेमाल क्यों हो रहा है। अंदाज़ा लगाओ कि बैलों के घूमने से डंडे के ठीक नीचे लगा ड्रम किस दिशा में घूमेगा, उसके साथ लगा दांतेदार पहिया किस दिशा में घूमेगा। हाथ से इशारे बताओ। देखो दांतेदार पहिए से लगा डंडा जमीन के नीचे से जाकर किस पहिए से जुड़ा है। बैलों के घूमने से डिब्बों की माला पानी को कैसे ऊपर चढ़ाती थी। अब क्या कुछ पता चला कि किस तरह पानी को कुएं से निकालकर टैंकों में भरा जाता रहा होगा। आज भी हमें किले की दीवार में मिट्टी के पाइप दिखते हैं। इन्हीं के जरिए महल में जगह जगह पानी पहुंचाया जाता रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से पानी पहुंचाया जाता रहा होगा। हाल किया बेहाल क्यों। आवाज़ें निकालते और उनकी गूंज सुनते हुए सभी इस मेहराब के नीचे से गुजर रहे थे। श्रीधर, पत्थरों के नीचे इस सुरंग जैसी जगह में बहुत ठंडी हवा आ रही है। शैलजा, लिखा हुआ था कि यहाँ फौजी रहते थे। श्रीधर, अरे यह देखो, यह बोर्ड भी है, फिर भी इस दीवार का क्या हाल है। यहाँ बोर्ड भी है। शैलजा, ओहो, मैं तो सोचकर ही सिहर जाती हूँ कि इस दीवार ने सैकड़ों सालों में क्या क्या नज़ारे देखे होंगे। कितने ही सुल्तान और उनकी बेगम, हाथी घोड़े और ना जाने क्या क्या, पर हम लोगों ने कुछ ही सालों में इसका क्या हाल कर दिया है। तो यहाँ भी अब क्वेश्चन उस तरह से पूछे जाने लायक नहीं है। म्यूजियम के बारे में देख लीजिए। गोलकुंडा देखकर वापसी में ये बच्चे हैदराबाद के म्यूजियम संग्रहालय में भी गए। म्यूजियम में बहुत पुरानी चीज़ें रखी होती हैं। इस म्यूजियम में गोलकुंडा किले के आसपास खुदाई के दौरान मिली चीज़ें भी थीं, जैसे बर्तन, औजार, जेवर, हथियार वगैरह। शैलजा, अरे ये बर्तन के टुकड़े भी संभाल कर इस शीशे की अलमारी में क्यों रखे हुए हैं। वह देखो, वह छोटी सी प्लेट तो कांसे की है। वह नीला टुकड़ा तो चीनी मिट्टी का लगता है। दीदी, इन सब चीज़ों से तो पता चलता है कि उस ज़माने में लोग कैसे रहते थे, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे और क्या क्या बनाते थे। सोचो, अगर यह सब संभाल कर नहीं रखा होता तो क्या तुम आज उस ज़माने के बारे में इतना कुछ जान पाते। फिर लास्ट पेज है। रजनी केरल के मल्लापुरम ज़िले के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती है। तो एक तो ये याद रखना है मल्लापुरम कहाँ पे है, केरल में है। उन्होंने अपनी क्लास के बच्चों के साथ मिलकर अपने और आसपास के बहुत से घरों से पुरानी चीज़ें जमा की, जैसे पुरानी छड़ियाँ, छतरियाँ, लकड़ी की खड़ाऊ, चप्पल, बर्तन वगैरह। उन्होंने आज कल ये सब चीज़ें जैसी होती हैं वह भी देखा। फिर बच्चों ने और रजनी ने मिलकर एक प्रदर्शनी लगाई जिसे आसपास के लोग भी देखने आए। तुम भी यह कर सकते हो। लोग किस किस तरह के काम करते नज़र आ रहे हैं, कितनी औरतें और कितने मर्द काम कर रहे हैं। देखो, यह भारी खंभा ढलान पर कैसे ऊपर ले जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो ये था आपका 10वां चैप्टर और इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले थे वो मैंने आपको बताया। अब मैं दिखाता भी हूँ आपको। अभी जो हाल ही में 2019 का सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था। आदिवासी हजारों साल
पहले से कांसे की चीज़ें बनाते आए हैं, आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। यह तांबे, जस्ता तथा एल्युमिनियम का मिश्रण होता है। तो यह तो हो ही नहीं सकता, अभी मैंने बताया आपको। यह तांबे और टिन का मिश्रण होता है। तो सबसे सही ऑप्शन आपका यही है, तांबे और टिन से मिलकर बनता है कांसा। बाकी तो सारे ऑप्शन गलत है। तो आप देख सकते हैं अभी ये हाल ही में 2019 में भी पूछा गया है। इसके बाद 2018 सीटेट में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आया है, गोलकुंडा किसने बनवाया था। तो यहाँ पे चालुक्य राजवंश, काकतीय राजवंश, पल्लव राजवंश और चोल राजवंश। तो काकतीय राजवंश ने इसका निर्माण किया था। गोलकुंडा किला हैदराबाद शहर के पश्चिमी सिरे पर स्थित है। यह किला 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश द्वारा निर्मित किया गया था। आगे चलकर गोलकुंडा का किला बहमनी राजवंश के अधिकार में आ गया। कुछ समय बाद कुतुब शाही राजवंश ने इस पर कब्जा किया और गोलकुंडा को अपनी राजधानी बनाया। तो ये 2018 में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आते हैं 2015 में। तो 2015 में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आया है, कांसा या ब्रॉन्ज के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। यह एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है। इसे भट्ठी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। तो बी ऑप्शन तो सही है, भट्टी में कॉपर और टिन, यानी कॉपर का मतलब तांबा और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का उपयोग हजारों वर्ष से कर रहे हैं। तो ये भी बात सही है, ब्रॉन्ज मतलब कांसे का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। ब्रॉन्ज की बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तु की तुलना में हल्की परंतु कहीं अधिक मजबूत होती हैं। तो इस कथन के बारे में हम श्योरली नहीं कह सकते, लेकिन आपके जो ऑप्शन सही हैं वो है ए ऑप्शन, यानी बी और सी सही है। कांसा या, अब एक्सप्लेनेशन भी आप देख लीजिए। कांसा या ब्रॉन्ज भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है और आदिवासी लोग कांसा का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। इस प्रकार कथन बी और सी सही हैं, जबकि अन्य कथन पूर्णतया सत्य नहीं है। उल्लेखनीय है कि कांसे में लगभग 88% तांबा और 12% टिन उपस्थित होता है। तो ये भी याद कर लीजिए। मान लीजिए आगे के एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चन भी बनाने लगे। ये 2013 में पूछा गया था। कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। कांसे को तांबा और टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। तो बी तो एकदम सही है। कांसा अत्यंत मजबूत होता है, इससे तोप तथा मूर्ति बनाई जाती हैं। तो ये भी सही है। कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं। तो ये कथन गलत है। तो सही केवल कौन कौन से हैं, बी और सी। एक और क्वेश्चन आया हुआ है, इसका ईयर शायद 2012 या 13 में था, याद नहीं है, लेकिन आप इसको देख लीजिएगा। कांसा या ब्रॉन्ज के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन चुनिए। कांसा एक तत्व है। कांसा तांबा जस्ता की मिश्र धातु है। तो जस्ता तो मिलता नहीं है इसमें। कांसा तांबा और टिन की मिश्र धातु है। तो ये आपका सही कथन होगा, कांसा तांबा और टिन की मिश्र धातु है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 10वें चैप्टर से कितने सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में सीटेट के पूछे गए हैं और कितने सालों पूछे गए हैं। तो इस तरह से आप इसको तैयार करते रहिए। आगे भी जितने भी चैप्टर हैं मैं आपको 2-2, 3-3 करके इसी तरह से कंप्लीट करवा दूंगा। लेकिन बाकी जो पीछे के भाग हैं उनको भी आप तैयार करके देख लीजिए, अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं तो ये था आपका ये 18वां भाग। मिलते हैं अगले भाग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।